हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब हमें डिस्कशन करेंगे 28 की पेपर इवनिंग शिफ्ट का। ओके, सो अपना केमिस्ट्री में 51 से तो स्टार्ट होता ना केमिस्ट्री का, तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो 51 का देखो बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमॉन्ग V2O3, V2O4, V2O5 अपॉन रिएक्शन विथ अल्कली। अल्कली से रिएक्शन करने के लिए वो पक्का एम्फोटेरिक तो होना, नहीं तो एसिडिक तो होना चाहिए। तो जनरली V2O5 क्या है बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है, एसिडिक, और एम्फोटेरिक भी है, मतलब बेसिक भी, थोड़ा बेसिक नेचर भी रहने वजह से इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है, एन ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। किससे ऑक्साइड आयन बन सकता है अल्कली के साथ रिएक्शन पे, ओनली V2O5 से VO4 माइनस बन सकता है। क्या बन सकता है, VO4 माइनस बन सकता है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन द ऑक्साइड आयन VO4 माइनस 3 है। वो आयन क्या है, VO4 माइनस 3 है। और इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है। इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5। VO4 माइनस 3 है ना, तो +5 हो सकता है। तो आंसर इज +5, ठीक है। एंड ये क्या है बेटा, दिस इज ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई प्राइमरी अमाइंस, ये भी ऑर्गेनिक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर एन एलिमेंट्री रिएक्शन A + B गिव्स राइज टू C + D बोला था। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन सडनली रिड्यूस टू 1/3 बोला। तो वॉल्यूम रिड्यूस करे तो कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो सकता है। द रिएक्शन रेट विल बिकम x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रिएक्शन रेट, द वैल्यू ऑफ x इज बोला। तो जनरली R1 रेट लॉ लिखेगा तो R1 K इज इक्वल टू, रेट लॉ को जनरली कैसे लिखते, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते। इधर वॉल्यूम को 1/3 कर दिए, मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो सकता ना, तो फिर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा, 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, R2 इज इक्वल टू, बराबर है। तो फिर R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते, K यहाँ पर K इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 इंटू R1 होगा। R2 इज इक्वल टू 9 इंटू R1, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज होता है। रेट कितना टाइम्स इंक्रीज होता है, 9 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 के बाद। हाँ, इधर ये 55 का क्वेश्चन देखेगा तो इसमें सारे साइक्लिक प्रोसेस दिया था, साइक्लिक प्रोसेस बट डिफरेंट डायग्राम्स दिया था। बट एनीवे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होना चाहिए, चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 ही होना चाहिए, है ना। तो इधर डेल्टा यू की रिलेशन दिया था, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में। तो डेल्टा यू की रिलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर है इसका। एक क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन ग्राफ देखने में ऐसा डरते हैं, लेकिन वो इजी क्वेश्चन है। डेल्टा यू 0 होता है मालूम रहे तो बस, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 होता है, ये मालूम रहे तो बस है, ईजी है। नेक्स्ट 56 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसके पहले भी आया था ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम +2 मोनो इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें है ना, उसके केस में ऐसा हमें देखना है। वननेस मतलब सिर्फ इन वैल्यू को प्रायोरिटी देना, ऑबर रूल को फॉलो नहीं करना। इसमें क्या रूल को फॉलो करना, ऑबर रूल को फॉलो नहीं करना। फिर क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यू को प्रायोरिटी देना, एल वैल्यू को, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को प्रायोरिटी नहीं देना। तो 1s के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल किसका है, 2s 2p का है। नेक्स्ट एनर्जी लेवल किसका है, 3s 3p 3d का है, बराबर है। तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का केस में क्या होना चाहिए, ए करेक्ट होता क्या, 1s से 2p का ज़्यादा, 2p से 3d का, 3d से 4s का, बराबर है, ये करेक्ट है। लेकिन नॉट करेक्ट पूछा था हमको, क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। तो 1s के बाद 2s 2p, हाँ 2s 2p की एनर्जी सेम है, 2s 2p की एनर्जी सेम है, 3s 3p की एनर्जी सेम है, एनर्जी तो सेम है ना। फिर बी भी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। लेकिन सी देखो, 1s से 2s, 2s से 2p, 2p के बाद 3s, 2s से 2p की ज़्यादा है बोल के दिया, ऐसा दिया, ये गलत है, ये ऑबर रूल है। ऑबर रूल वायोलेटेड इन दिस केस, ऑबर रूल इज नॉट फॉलोड इन द केस ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इसीलिए ये सी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। देखो 1s से 2s की ज़्यादा दिया, ओके दैट्स ओके, लेकिन 2s से 4s की ज़्यादा, 4s के बाद 3d दिया, 4s के बाद 3d गलत है।
3D का कम होता है 4s से। ओनली n वैल्यू को प्रायोरिटी देना, l वैल्यू नहीं देखना, ओवरऑल को नहीं देखना इधर, ठीक है ना। तो इसलिए C और D दोनों गलत है, तो ऑप्शन 4 है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो हाँ, ये फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ सेम फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जैसा, ठीक है, वेरी सिमिलर टू बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज मोस्ट स्टेबल टू रिप्रेजेंट बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोथ, वेयर n इज नंबर ऑफ बैक्टीरियल एट एनी टाइम एंड n0 इज इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो एक्चुअली इसकी रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर है, रेडियो एक्टिव डिके मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर ही ना। तो फर्स्ट ऑर्डर की फार्मूला क्या दिया मैं तुमको, जनरली के रेट कांस्टेंट की फार्मूला 2.3 k = 2.303 बाई टी log a0 बाई a, मतलब n0 बाई n। तो फिर इसकी ग्राफ कैसा रहना है, के टी बाई 2.303 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log n0 बाई n लिख सकते हैं। तो y एक्सिस पे हम इसको लिए, log n0 बाई n को y एक्सिस पे, मतलब सिर्फ n0 बाई n को लिए थे, दैट इज इक्वल टू mx है, और x एक्सिस पे t को लिए। फिर यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप तो है, और वो भी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, जीरो से स्टार्ट होता है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर वैल्यूज y = mx की वैल्यूज कहाँ से, हाँ ये करेक्ट हो रहा है। देखो वो अगर तुम्हें y एक्सिस पे log n0 बाई n लिखेगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता। अगर log n0 बाई n ले तो, log n0 बाई n ले तो, बट इधर क्या दिया था देखो, log n0 बाई n दिया था, ओके। तो n0 बाई n वर्सेस t का पूछा, तो इसलिए कर्व में आ सकता है, इसकी ग्राफ कैसा आता है, कर्व में आ सकता है। तो ये आंसर है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 क्या है देखो, log n0 बाई n डिक्रीजेस बोला था, n बाई n0 की वैल्यू डिक्रीज होता है बोल के दिया, और इधर n बाई n0 की स्ट्रेट लाइन होता है बोल के दिया। तो ये सारे गलत हो सकते हैं, एक्चुअली इधर इंक्रीजेस बोलना करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जनरली HGS की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना रह सकता मालूम है, 10⁻⁻49 रहता KSP, इतना कम वैल्यू रहता है KSP। एंड इसका कितना रह सकता है, PBS का नेक्स्ट वैल्यू होता है 10⁻28 होता KSP वैल्यू, और नेक्स्ट AGBR का होता है, नेक्स्ट किसका है, AGBR का। तो AGBR का KSP वैल्यू कितना हो सकता है, 10⁻⁻, मतलब ये 10⁻28, ये भी -13 ऐसा करीब हो सकता है। और इसकी वैल्यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये तो Ma3 टाइप, मतलब 3 आयन्स रिलीज होती है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम क्रिस्टल और 2 हाइड्रोक्साइड आयन, 3 आयन्स रिलीज होने वजह से इसकी KSP वैल्यू 10⁻⁻6 ज़्यादा है। तो KSP वैल्यू ज़्यादा रहे तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा रहता। यहाँ पर तो ऑर्डर पूछा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ऑर्डर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़्यादा है, नेक्स्ट AGBR की ज़्यादा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद AGBR, नेक्स्ट PBS, नेक्स्ट HGS। तो ऑप्शन 4 है, करेक्ट आंसर 4 है। ये जनरली हमको यहाँ सिखाते आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में सॉल्ट एनालिसिस, वहाँ पर भी डिस्कशन होता है। इवन सॉल्ट एनालिसिस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी सिखाते हैं इसको। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब सॉल्युबिलिटीज कैसा है कि बताते हैं उसको, जनरली रिलेशन डिस्कस करते हैं। हाँ, मतलब उस पर क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करेगा तो वो क्वेश्चन ईजिली आता था। एनीवे, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल्ड विथ 75% बाय मास, मतलब W/W परसेंटेज वैल्यू दिया था कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की। एक कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, इसकी कॉन्सनट्रेशन W/W परसेंटेज 75% दिया। द वैल्यूम ऑफ इन ml पूछ रहा है ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 30 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसकी मास कितना दिया था देखो बेटा, 30 ग्राम दिया, और नाइट्रिक एसिड की सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया था। ये किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, बराबर है। सो ये सभी इंफॉर्मेशन है हमारा पास। और क्या पूछ रहा है, वैल्यूम पूछ रहा है। तो वैल्यूम पूछेगा तो क्या करना, मोलैरिटी तो निकाल सकते ना हम, W/W परसेंटेज बाय मास दे तो
W/W परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो, नाइट्रिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट 63 है, उससे डिवाइड कर दो, आ जाता है W/W परसेंटेज कितना है 75% इंटू 10, तो 75 इंटू 10 डेंसिटी कितना 1.25/63, ये है मोलैरिटी, ये मोलैरिटी की वैल्यू। एंड इधर हमको क्या पूछ रहा है, वैल्यूम पूछ रहा है, वैल्यूम कितना हो सकता है। सो वैल्यूम कैसा निकाल सकते हैं, मोलैरिटी की फार्मूला क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वैल्यूम है ना फार्मूला। फिर वेट कितना दिया, वो वेट कुछ दिया 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया, बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63 है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रिक एसिड की, हमें नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो वैल्यूम पूछ रहा है वो, तो 63 कैंसिल, राइट, तो वैल्यूम इधर जाता है, तो ये 30,000 बाय डिवाइडेड बाय 75 750 इंटू 1.25 वैल्यूम आ सकता है। इसको कैंसलेशन कर दो, तुमको आंसर 32 आ सकता है। वैल्यूम ऑफ दैट यू विल गेट 32 ml, आंसर इज 32 ml। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई कर दो, आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑर्गेनिक का है, तो ऑर्गेनिक्स टीचर पढ़ाते तुमको बताते। नेक्स्ट ये सारे ऑर्गेनिक के हैं। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इधर हमको कोबाल्ट +3 तो समझ में आ रहा है ना, कोबाल्ट +3 का 3d6 होता है, मालूम है। तो 3d6 में इधर इलेक्ट्रॉन की पेयरअप होता है क्या, ये वीक फील्ड लिगैंड है ना फ्लोरीन, तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है। तो इनर d ऑर्बिटल एम्प्टी है क्या, नहीं है, तो फिर 4s 4p 4d ये ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहते ना, तो ये इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में, तब क्या हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाता है। क्या होता है sp3d2, तो इसमें sp3d2 हुआ। फिर इसमें क्या हो सकता है, देखो इसके केस में कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स, अमीन कॉम्प्लेक्स इधर अमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए इसमें d2sp3 होता, क्योंकि इसमें भी कोबाल्ट +3 है, मतलब इधर भी क्या हो जाता है d6 ही होता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो जाके 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं, वैसा d2sp3 इसका हो गया। तो C का क्या मैचिंग हो रहा है, देखो C का 1 मैचिंग होता है और ये का 3 मैचिंग होगा। और निकेल टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स का sp3 है और निकेल टेट्रासाइनो का 4 है, तो मतलब ये 3 है, B2 है, B2 कहाँ है, A3 B2, हाँ ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। C 1 है एंड D 4 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई इनऑर्गेनिक सल्फाइड दैट आर येलो। इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर में तुमको 2 क्वेश्चंस जनरली जो नहीं देना चाहिए, कलर पे क्वेश्चन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पे क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस जनरली इजी क्वेश्चन है लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि हमको कलर याद नहीं रहते, कलर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं रहता। तो ये 2 क्वेश्चंस ऐसा है तुम्हारे लिए, ओके, मतलब ये कलर कोई भी याद नहीं रखते, इसका कलर कलरलेस है, इसकी कलर कुछ नहीं रहता, ये दोनों की ब्लैक कलर रहता, ये कलर कोई भी याद नहीं रख सकते। लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं ना, वो लोग उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में याद रखते हैं। और ये दोनों का येलो कलर है, ये दोनों का कलर क्या है, येलो। सो किसकी येलो कलर है पूछा, तो आर्सेनिक, जनरली आर्सेनिक सल्फाइड के कलर्स क्या होते हैं, येलो कलर होते हैं। तो फिर आंसर क्या हो गया, D एंड E, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, हाँ ये तुम्हारे लिए बोनस है, ये क्वेश्चन 28 इवनिंग शिफ्ट में बोनस मिला तुम्हारे लिए। ये क्या दिया, एक लिविंग सेल है 0.9% उसमें सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना, 0.9% W/W दिया। दिस सेल इज इमर्स्ड इन अनदर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो इधर क्या इक्वल है बोला, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का और वाटर का, ये दोनों की मोल फ्रैक्शन इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल रहे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही ना मोल फ्रैक्शन की फार्मूला, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं ना, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसकी मास कितना ले सकते हैं हम, 180 ग्राम ले सकते हैं, 1 मोल मतलब, इसकी 1 मोल मतलब क्या लेना, 18 ग्राम्स लेना 1 मोल के लिए, मतलब ये 180 ग्राम्स ग्लूकोज रहेगा तो 18 ग्राम्स वाटर है ना, इसका मीनिंग वही आ रहा है ना, राइट।
तो कंसिडर द डाटा अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस ओनली बोल के बोला। तो सेल विल श्रिंक होता है, नहीं तो स्वेल होता है, ये ऑप्शंस में दिया था। फिर आंसर क्या हो सकता है इसका देखो। जनरली अब इस जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन दोनों का इक्वल है। ये पॉइंट के बेसिस पे मैं सॉल्यूशन की वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल रहा हूँ। कितना होता है देखो, उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज 18 बाय टोटल वेट कितना होता है 188 होता है, इंटू 100 करना ना। हाँ, एंड सोल्यूट क्या है इसमें, सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। ये 18 बाय 188 करेगा तो हाँ सोल्यूट वाटर हो सकता है। सोल्यूट जो कम अमाउंट है वो सोल्यूट जैसा अगर लिए तो वाटर को सोल्यूट जैसा लेंगे इधर फिर, ओके। तो तब क्या हो जाता है 1800 बाय 188, फिर भी वो 9 की करीबी होता है। 1800 बाय मतलब ये भी 9% की करीबी होता है, बट 0.9% तो नहीं हो रहा है। 0.9% तो पक्का नहीं हो रहा है, नहीं बेटा। सो 0.9% नहीं हो रहा है। इवन सोल्यूट तुम्हें ग्लूकोज को ले नहीं तो वाटर को ले। इधर क्या दिया ऑप्शन में, शो नो चेंज इन वैल्यूम सिंस द सॉल्यूशन इज 0.9% बोल के दिया, ठीक है ना। सो ये गलत हो सकता है। एक्चुअली इधर हमको 18 बाय कितना आ रहा था देखो बेटा 188 आ गया इंटू 100। तो 18 जनरली 188 में कितना परसेंटेज होता है, वो 10% की करीब हो रहा है। 10% में ऑप्शन कहाँ तो है देखो, नहीं है, राइट। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बोनस है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दिस इज बोनस फॉर यू। नेक्स्ट ये देखो डिलीटेड पोर्शन में से क्वेश्चन है ये। एक्चुअली तुमको पीरियड टेबल से ये डिलीट हो गया बोल के तुमको बोले थे ना। पीरियड टेबल से अर्लियर अटेम्प्ट जो है लॉ ऑफ एक्टिव और लोथर-मेयर कर्व एंड डोबर-एनाट्राइड, ये पूरा डिलीटेड पोर्शन में है। फिर भी इसमें क्वेश्चन दिया था वो, तो इसीलिए तुमको ये भी फोकस करना है, पीरियड टेबल में पूरा पढ़ना है। इवन हमें डिलीटेड पोर्शन वो जो है वो भी पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ये डिलीटेड नहीं है बोल के मान लो फिर, हाँ ये क्वेश्चन भी दे रहा है मतलब। तो ये देखो क्वेश्चन वेरी सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्टिव द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटॉमिक नंबर बोल रहा है, गलत है ना, अटॉमिक मास है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लोथर-मेयर, मेयर मतलब कौन है, लोथर। तो लोथर-मेयर ऑब्जर्व पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, लोथर-मेयर कर्व में पीरियडिकली अटेम्प्ट्स हमें देखते ना, ऐसा ऐसा ग्राफ देखते ना। तो इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं हम, यहाँ पर अटॉमिक मास लेते हैं, राइट। वैसा लेके हम रेस्पेक्टिव अटॉमिक नंबर्स बोला एंड देयर रेस्पेक्टिव अटॉमिक नंबर्स। फिर ये स्टेटमेंट 2 आल्सो गलत है। इधर अटॉमिक मास ही लेता, वो अटॉमिक नंबर तो लेता ही नहीं, अटॉमिक नंबर कोई यूज़ नहीं किए। तो फिर बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स आंसर है वैसा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आंसर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट डिस्टिलेशन, हाँ ये वेरी सिंपल है। द प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करना, वेपर को कूल करके फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना, मतलब डीसब्लिमेशन करना। ये किस में हम करते हैं, ये तुमको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। सब्लिमेशन टेक्निक से हम सेपरेशन करने के लिए ऐसा मेथड यूज़ करते हैं। तो सब्लिमेशन ही कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आंसर है वो। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा 1-2 है सिंपल क्वेश्चन इसमें भी। व्हेन कंपेयर विथ मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट थोड़ा इजी है। मॉर्निंग शिफ्ट से 28th डेट पे मॉर्निंग शिफ्ट से कंपैरिजन में इवनिंग शिफ्ट थोड़ा इजी है। स्पिन ऑन, बट वो 2 क्वेश्चन जो है एंड एक बोनस है, वो 2 क्वेश्चंस तो तुम्हें जनरली नहीं कर सकते। कलर पे क्वेश्चंस वैसा जनरली नहीं कर सकते, बट एनीवे क्वेश्चन पेपर तो इजी है, रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस तो इजी लग रहे हैं। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या दिया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसका है, तो उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mn2O3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसमें, ये चारों में, क्योंकि इधर मैंगनीज का +3 है और इसमें टाइटेनियम +2 है, वेनेडियम भी +2 है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो सकता है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा हो सकता है, एंड इसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा है Mn
+3 से +2 का देखेगा तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, बराबर है। फिर Mn+3 स्टेट में है ना, इधर मैंगनीज की स्टेट में है, +3 में है, तो मैंगनीज +3 में रहेगा तो 3d4 होता है, 4s 0 होता है ना, तो 3d4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन, बट नियरेस्ट इंटीजर बोला। जनरली यहाँ पर बहुत सारे इंटीजर के क्वेश्चंस में नियरेस्ट इंटीजर ही पूछ रहा है, हमको फ्रैक्शनल वैल्यू किसी में भी नहीं पूछा, नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालो बोल के बोल रहा है, तो 4.9 की नियरेस्ट इंटीजर 5, तो आंसर 5 है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, तो इधर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछ रहा है। बेंजीन की फॉर्मेशन मतलब हमें किसी का भी फॉर्मेशन पूछने दो, पहले तो उसको 1 मोल राइट से लिख लो, और वो किससे बनना चाहिए, उसकी एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। उसमें एलिमेंट्स क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए, बराबर है। फिर ये लिक्विड स्टेट में बनना है, और ये गैस है, ये सॉलिड है, बराबर है। तो ये डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होगा, ठीक है। अब हमको इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दिया था, ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया, वाटर की फॉर्मेशन दिया, और कंबशन ऑफ बेंजीन दिया, है ना। लेकिन इस दोनों की कंबशन वैल्यू दिया क्या, दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दिया। ये दोनों की फॉर्मेशन दिया ना, CO2 की फॉर्मेशन और H2O की फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन मतलब C+O2, कार्बन की कंबशन ही हो रहा है ना इधर, एंड H2O की फॉर्मेशन मतलब हाइड्रोजन की कंबशन ही होता है, बराबर है। तो इसीलिए हमें ये फॉर्मेशन ऑफ C6H6 को कैसा लिख सकते, C6H6 की फॉर्मेशन को, इसकी दोनों की कंबशन डेल्टा H कंबशन ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू डेल्टा H कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा H कंबशन ऑफ बेंजीन लिख सकते, बराबर है। फिर इसकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, कंबशन ऑफ कार्बन क्या हो गया -393, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया -286, और कंबशन ऑफ C6H6 क्या हो गया -3267 है, ठीक है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसके बाद कैलकुलेशन ही कर दो, कैलकुलेशन कर तो 148 किलो जूल्स आ सकता है, सिंपल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर किसका किसका है, O2 का है, O2 प्लस का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 पैरा ही होता, इवन में एक्सेप्शन 10 और 16 वाले एक्सेप्शन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो भी पैरा होने वाले, ये दोनों है, O2 है और B2 भी है। नेक्स्ट O2 प्लस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 15 है, इसलिए वो पैरा है। O2 माइनस 17 है, ये भी पैरा है, ऑड नंबर है। और NO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ये ऑक्टेट रूल में भी आता है एक्सेप्शन में। NO2 भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ये भी एक्सेप्शन में आता है ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में। CO नहीं होता। एंड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, K2 निकेल टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ ये निकेल +2 है, और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें भी 3d8 कॉन्फिगरेशन है ना, तो 3d8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, है ना, तो इसमें अनपेयर्ड है। लेकिन कोबाल्ट +3 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, 3d6 है इसका कॉन्फिगरेशन, बट सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। और ये निकेल +2 है, एंड साइनो लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर भी अमीन लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और इधर साइनो लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होने वजह से इसमें D8 हो तो भी वो D8 के इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं निकेल +2 के केस में, है ना, तो साइनो कॉम्प्लेक्स है ना, साइनो लिगैंड रहने वजह से, बराबर है। वैसा हमें ये सॉल्व कर सकते। तो टोटल कितने हैं वैसा पैरामैग्नेटिक 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 है टोटल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml aqueous solution of NaCl for 5 minutes changes the pH of solution। अब हमें NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, तो ये NaCl की सोल्यूशन है, तो ये थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, NaOH बनता ना सोल्यूशन में, तो NaOH बनने वजह से pH कहाँ तक हो गया था, चेंजेस टू pH 12 है, pH 12 हो गया मतलब POH क्या है 2 है ना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना ले सकते हैं हम 10⁻⁻12 ले सकते हैं, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 600 मिलीलीटर दिया,
फिर मोलैरिटी है एंड वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा लिख सकते हैं, m इंटू वी करके निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी है 10⁻⁻12, वॉल्यूम 600, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स इतना आ गया तुमको 6 इंटू 10⁻⁻2 ना, हाँ, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 है ना ये, हाँ, ये 600 इंटू 10⁻⁻2 तो 6 हो गया, 6 मिली मोल्स है, ये जो आया था वो मिली मोल्स में आया, बराबर है। एंड क्या पूछ रहा है, द करंट इन एम्पियर्स यूज्ड फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलिसिस, तो कितना आई वैल्यू है, करंट कितना है, आई वैल्यू निकालने के लिए क्यू वैल्यू निकालना है ना। सो जनरली 1 फैराडे अगर हमें बेच दिए, 1 फैराडे मतलब कितना हो सकता है बेटा, 96,500 कूलम्स होता है। तो इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी भेज दे तो 1 मोल ऑफ OH माइनस डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ OH माइनस के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, मालूम है ना हमको, ये रिएक्शन मालूम है ना। 2 OH माइनस जनरली गिव्स राइज टू 1 H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन मालूम है ना तुमको। हाँ, फिर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 मोल्स ऑफ OH माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो 1 फैराडे से 1 मोल ऑफ OH माइनस। फिर यहाँ पर कितने मोल्स आया था हमको, 6 मिली मोल्स आया था, तो 6 मिली मोल्स मतलब 6 इंटू 10⁻³ मोल्स है, इसके लिए कितना चार्ज हो सकता है, तो ये चार्ज को निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है ना। वो चार्ज कितना होता बोलो, 6 इंटू 10⁻³ इंटू 96,500 होता है, इतना कूलम्स ऑफ चार्ज है, उतना चार्ज भेज देना इस 6 मिली मोल्स ऑफ OH माइनस रिलीज होने के लिए। फिर इसको Q के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 6 इंटू 10⁻³ 96,500, और I वैल्यू पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है। एंड व्हाट अबाउट I इंटू टी, टाइम कितना दिया वो 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू 60 है ना, सेकेंड्स में, है ना। तो I वैल्यू निकालो, तुमको 1.93 आता है, आंसर क्या आता है तुमको 1.93, तो नियरेस्ट इंटीजर बोला ना, नियरेस्ट इंटीजर, तो 1.93 एम्पियर आ गया था I वैल्यू, तो इसका मतलब नियरेस्ट इंटीजर 2 हो गया, समझे ना बच्चों। सो ऐसा क्वेश्चंस दिया गया था बेटा। लास्ट क्वेश्चन ये देखो 75 क्वेश्चन, इसमें इस ग्रुप 15 बोला डी पाई बॉन्ड बनाता है विथ ट्रांजिशन मेटल्स। जनरली फास्फोरस ही बना सकता है डी पाई बॉन्ड विथ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। It also forms hydrides which is the strongest base among hydrides of other group elements that form d pi bond. So remaining जो d pi bond जो other group elements है, नाइट्रोजन के अलावा रिमेनिंग सभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है ना, हाँ, ये रिमेनिंग सभी भी d pi बॉन्ड बना सकते हैं, ये सभी d pi ट्रांजिशन एलिमेंट से बना सकते हैं, ये सभी बना सकते हैं, ठीक है ना। सो फास्फोरस भी बना सकता है विथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये नहीं बना सकता ना डी पे, इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। फिर रिमेनिंग सभी से भी, हाइड्रेट से भी, फास्फोरस की बेसिक नेचर, PH3 की बेसिक नेचर ASH3 से भी और SbH3 से भी, BiH3 से भी ज़्यादा तो है, तो वो इसीलिए बोला था वो क्या एलिमेंट हो सकता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट क्या हो सकता है, वो फास्फोरस बोल के ये गिवन इन्फॉर्मेशन से समझ में आ रहा है, तो इसीलिए फास्फोरस की एटॉमिक नंबर क्या लिखना, 15 लिखना, तो आंसर इज 15 है, ठीक है। और ओरली एक क्वेश्चन पेपर भी देखेगा तो ये तो मॉडरेटली इजी पेपर है, बट वो 2 क्वेश्चन को छोड़ के, और इसमें एक बोनस भी है, वो NTA देखना है बोनस देता है नहीं देता है कि। और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर्स में देखेगा तो मैं बोला था ना 28 की मॉर्निंग पेपर थोड़ा टफ पेपर है, मतलब ज़्यादा लेंदी पेपर है, और इवन 24th के पेपर्स भी थोड़ा मॉडरेटली टफ पेपर्स है, बट मोस्टली टफेस्ट तो 28th का है। 29th का भी एक बार देखेगा तो वो भी तुमको समझ में आ जाता है। मैं जो डिस्कशन किया ये पेपर्स में तो 28th मॉर्निंग पेपर ही थोड़ा मॉडरेटली टफ लग रहा है रिमेनिंग सर्विस से कंपेरिजन। ये 6 पेपर्स में जो डिस्कशन किया इसमें ओवरऑली मैं बता रहा हूँ। ओके बच्चों, एनीवे
ऐसा लेंदी पेपर भी दे रहा है, तो इसीलिए सभी ध्यान में रख लेके हम प्रिपरेशन करना एंड मोर कंसंट्रेशन करना है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पे मोर कंसंट्रेशन करना बोल के समझ में आ गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इवन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी फोकस करना है एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे फोकस करना, और पीरियडिक टेबल में वो अर्लियर अटेम्प्ट्स का भी नहीं छोड़ना है, वो भी प्रिपरेशन करना। एंड हर बार वो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इवन इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पे भी क्वेश्चंस दे रहा है। हर बार 2 क्वेश्चंस तो पक्का आ रहे हैं उसमें से, और ड्यूमास मेथड से, कैरियस मेथड से, वो मेथड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दाल्स मेथड से, वो मेथड से, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे थे। हर पेपर पे 1-2 क्वेश्चंस तो पक्का है उसमें से, तो ये भी ध्यान में रख ले पे उस पर ज़्यादा फोकस करो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे 2 क्वेश्चंस तो पक्का आ रहे हैं ना, तो इसलिए फोकस करना है उस पर। एंड थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे थे। थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली, थर्मोकेमिस्ट्री में तुमको डेल्टा एच फॉर्मेशन थोड़े रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का देता है, और डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच रिएक्शन पूछ रहा है, तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ मीथेन, ऐसा वो जो कंपाउंड को कंबशन कर रहे हैं उसका पूछ रहा है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज पे और वेरी सिंपल क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है उसमें, राइट। तो ओवरऑली मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, इसमें तो ये बातें समझ में आए थे, है ना बच्चों। धन्यवाद। गुड इवनिंग। आज हम जेईई मेन 2025 पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो 28 जनवरी को हुआ था इवनिंग सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट कन्वर्जन आइडेंटिफाई करना है ना। आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दिया स्टार्च गिव्स गैलेक्टोज। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, किसका? ग्लूकोज का। तो स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा, गैलेक्टोज नहीं आएगा। तो ये आपका इनकरेक्ट है। दिया है केन शुगर, ठीक है, केन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। केन शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को। और सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा? 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज आएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दिया है मिल्क शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? लैक्टोज को। मिल्क शुगर क्या होता है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, किसका? ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। तो मिल्क शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एमाइलोपेक्टिन, है ना। एमाइलोपेक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, नहीं, एमाइलोज ओनली पॉलीमर होता है किसका? ग्लूकोज का। ये आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट था, ठीक है। और ई स्टेट ई है, एमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज। हाँ, एमाइलोज है ना। स्टार्च, जो स्टार्च होता है 2 फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज भी क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और एमाइलोपेक्टिन भी क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। तो यहाँ पर एमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सी ई, है ना। तो बी सी एंड ई आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट दिया हुआ है 53। है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है ए, प्राइमरी अमाइन डू नॉट गिव डाइजेनियम साल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2HCl इन एसिडिक कंडीशन। प्राइमरी अमीन का तो प्राइमरी अमीन का ही तो डाइएजोटाइजेशन होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्राइमरी अमाइन डू नॉट गिव डाइजेनियम साल्ट, जबकि हम प्राइमरी अमाइन क्या है ना, हम रिएक्शन कराएंगे किससे? NaNO2, है ना, NaNO2, है ना, इन एसिडिक कंडीशन H+, तो इसका डाइएजोटाइजेशन होगा और एक नोट हो जाएगा डाइजोनियम आयन में N2+Cl-। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? डू नॉट गिव, है ना, होना चाहिए था क्या? गिव डाइजोनियम साल्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। बी है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक KOH फॉर्म कार्बिल अमाइन, है ना। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन किसकी रिएक्शन होती है? प्राइमरी अमाइन के।
चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, क्या बनता है आपका आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे प्राइमरी RnH2 हो, है ना, या क्या हो PHNH2 हो, ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन हम कराएंगे, है ना, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो, इसको हम हीट करेंगे किसके साथ, CHCl3, है ना, और क्या लिया हमने KOH, है ना, एथेनॉलिक सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, RNC, अगर एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन होगा तो, और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होगा तो आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन आल्सो गिव्स कार्बिलमाइन टेस्ट, नहीं, कार्बिलमाइन टेस्ट, है ना, सिर्फ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देंगे। कार्बिलमाइन टेस्ट या कार्बिलमाइन रिएक्शन ओनली प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन है। तो यहाँ पर लिखा सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन आल्सो गिव्स कार्बिलमाइन टेस्ट, नो। फिर दिया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट, हाँ, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। फिर आपको दिया है ई टर्सरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली, टर्सरी अमाइन तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंजबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन ही नहीं करता, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। फर्स्ट पहला स्टेटमेंट था प्राइमरी अमाइन डू नॉट गिव डाइजोनियम साल्ट व्हेन ट्रीटेड विद, ये डू नॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गिव। बी है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक KOH फॉर्म कार्बिलमाइन, ये करेक्ट था। सी था सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन आल्सो गिव कार्बिलमाइन टेस्ट, नहीं, ओनली प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है। डी है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इज नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट, है ना, ये करेक्ट था। टर्सरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, टर्सरी अमाइन की बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं होती क्योंकि टर्सरी अमाइन के पास स्टेबलाइज होने के लिए H नहीं होता। तो इस तरह से बी और डी, ओनली बी और डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 53 के बाद के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर का सवाल। यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक अल्काइन दिया हुआ है और एरो पर दिया है पैलेडियम H2, है ना, पैलेडियम H2 नहीं दिया है, पैलेडियम चारकोल H2। तो अल्काइन अल्कीन में जाएगा कि अल्किन में जाएगा, पैलेडियम चारकोल, है ना, पैलेडाइज्ड चारकोल, ये क्या कराएगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएगा, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन से क्या आएगा, ए आपका आएगा अल्कीन, ए आपका अल्कीन आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन से अल्कीन आएगा। और नेक्स्ट है O3 जिंक H2O, है ना, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ये आपका है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो बी और सी क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O और प्लस आ जाएगा आपका HCHO। तो हमें पूछा है A B एंड C, A B C क्या होंगे, है ना, तो ये आपका क्या होगा, प्रोपीन आएगा, तो प्रोपीन, प्रोपीन ए प्रोपीन होगा, बी आपका क्या होगा, एथेनॉल, और बी में एथेनॉल होगा, और सी क्या होगा, मेथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से एक करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये तो प्रोपीन ने दिया है इनकरेक्ट, ये हो गया प्रोपीन एथेनॉल मेथेनॉल, सेकंड है करेक्ट आंसर होगा। एक बार और देख लेते हैं, एथेनॉल ये गलत हो गया, यहाँ पर एथीन है, ये तो गलत, सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, देखें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पर देखें आर आइसोमेरिक कंपाउंड, ये दोनों आइसोमर हैं, हमें बताना है, ये दोनों आइसोमर है, देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, देखें इन दोनों का ड्यू क्या होगा, 1 होगा। इसमें कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है ना, दोनों आइसोमर है। मॉलिक्यूलर आइसोमर के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। आइसोमर के लिए कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। ये दोनों रिंग चेन आइसोमर है, कौन सा आइसोमर होगा, रिंग चेन आइसोमर, ये होंगे हमारे रिंग, है ना, चेन आइसोमर, ये हो जाएगा रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स 2, है ना, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, देखें ये आपको एक 1 डिग्री अमाइन है और ये आपको दिया है सेकेंडरी अमाइन, है ना,
प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन पहले देख लेना, नंबर ऑफ कार्बन सेम है कि नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, है ना, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है। ये प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर है। तो ऑलरेडी इसमें मेंशन है ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है, ये दोनों भी रिंग चेन आइसोमर है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, है ना, थर्ड राइट आंसर होगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है। इधर सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं लगातार सवाल जितने भी हैं, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट KMnO4 गिविंग बेंजोइक एसिड। हमें बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है, बेंजोइक एसिड क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, है ना, TH C डबल बॉन्ड OH। हमने पढ़ा है कि बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन लगा है, देखो बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन लगा है ना, इस कार्बन पर अगर एक भी H हुआ है ना, एक भी H होगा, बेंजीन से डायरेक्ट जो sp3 कार्बन लगा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और इस अल्फा कार्बन पर एक भी क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस ये कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, COOH में, है ना। एटलीस्ट 1 अल्फा H, है ना, प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ देखें ये होगा, इससे बेंजोइक एसिड आएगा। यहाँ बेंजीन से लगा कार्बन अल्फा, यहाँ हाइड्रोजन है, बेंजोइक एसिड आएगा। बेंजीन से लगा डायरेक्ट कार्बन, यहाँ भी एक ही H है, बेंजोइक एसिड आएगा, ठीक है। बेंजीन से लगा डायरेक्ट कार्बन अल्फा, इस कार्बन पर एक भी H नहीं है ना। बेंजाइलिक कार्बन पर H होना चाहिए, कम से कम बेंजाइलिक कार्बन पर एक ही H होना चाहिए। बेंजीन से लगा डायरेक्ट कार्बन, यहाँ भी H है, यह ऑक्सीडाइज होगा। बेंजीन से लगा डायरेक्ट जो कार्बन है, यहाँ पर देखो, यहाँ जो लगा कार्बन है, इस कार्बन पर कोई H नहीं है, इस कार्बन पर कोई H नहीं है, इसका नहीं होगा। बेंजीन से लगा डायरेक्ट जो कार्बन है ना, बेंजीन से लगा डायरेक्ट जो कार्बन है यहाँ है, ये ऑक्सीडाइज होगा। देखो बेंजीन से लगा डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीडेशन होगा, COOH, ये भी ऑक्सीडाइज होगा किसमें, COOH में, लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं है, ये बेंजोइक एसिड नहीं है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट KMnO4 गिविंग बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आना चाहिए, तो इसके ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड आएगा 1 2 3 और ये 4 हो गया, और एक ये 5 हो गया। टोटल कितने कंपाउंड आ गए, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है, बेंजीन से लगा डायरेक्ट जो कार्बन है, डायरेक्ट कार्बन या अल्फा कार्बन, कम से कम एक ही H इस पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 62 हो गया। 62 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। देखें यहाँ पर 63 नंबर का सवाल दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। हमें एक अल्काइल हैलाइड प्रोवाइड किया है। जब भी आपके सामने क्या हो, अल्काइल हैलाइड हो, तो हमारे माइंड में दो ही चीजें आना चाहिए, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। तो पहले हम चेक कर लेते हैं एलिमिनेशन। देखें एरो पर ऑलरेडी ऐसा सीन बनाया हुआ है, एल्कोहलिक KOH, है ना, या KOH इन एथेनॉल और हीटिंग, एल्कोहलिक KOH, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, E2, है ना, E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन हम कैसे कराते हैं, अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से H, और अल्फा बीटा के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। उसी तरह यहाँ भी अल्फा से लिविंग ग्रुप, ये बीटा है, यहाँ से H रिमूव करेंगे, इस बीटा से H जाएगा तो कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये आपका आएगा, देखो इस तरह से ये बना आपका, बनेगा, देखें यहाँ पर, तो अल्फा से लिविंग ग्रुप बीटा से H, और अल्फा बीटा के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। उसी तरह यहाँ भी अल्फा से लिविंग ग्रुप बीटा से H, कॉन्जुगेटेड डाइईन बनाएंगे, और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट, हमें इस मेजर प्रोडक्ट का, ये जो मेजर प्रोडक्ट आया है इसका आईपैक नेम बताना है। तो ये बेंजीन है, और बेंजीन को हम एज ए साइड चेन लेते हैं, बेंजीन को हम एज ए साइड चेन लेते हैं या सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। तो जब भी हम आईपैक नेमिंग करेंगे, है ना, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्कीन को, डबल बॉन्ड को, है ना। और बेंजीन को हम साइड चेन लेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फेनाइल, नाम क्या हो जाएगा, 2 फेनाइल, है ना, 2 फेनाइल। और क्या हो जाएगा, हेप्टा, है ना, डायन आने वाला है, तो हेप्टा 2, 4 डाई एन,
इसका नाम हो गया 2 फेनाइल हेप्टा 2,4 डाइन, है ना, 2 फेनाइल हेप्टा 2,4 डाइन, थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट 63 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, देखो सवाल नंबर 66 दिया हुआ है, क्या है 66 नंबर का सवाल है। ये एक अल्कीन प्रोवाइड किया हुआ है ना, देखो और एरो पर HCl है, तो हाँ ये EAR है ना, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक रिंग पर कौन सी रिएक्शन होगी, ESR होगी, इस रिंग पे तो ESR होगा। देखो इस रिंग पे तो ESR होगा, है ना, और साइड चेन क्या है, अल्कीन है, अल्कीन पे क्या होगा, EAR होगा, लेकिन हमें जो रिएजेंट प्रोवाइड किया है HCl प्रोवाइड किया है ना, तो इसका रिएक्शन किस पर होगा, अल्कीन पर, और ये अल्कीन पर होगा तो क्या होगा, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, तो Cl को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ए आपका क्या आएगा, देखो ये आएगा, तो ए बनने वाला ये आ जाएगा, है ना, ए आपका देखो ये आएगा, ये आपका ये Cl लग गया, है ना, इस पर फिर हमने AgCN मारा है, AgCN से बहुत बार रिएक्शन आ गया, AgCN है ना, AgCN में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना, Cl हट के क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, Cl हट के N लग जाएगा, है ना, Cl हट के N लग जाएगा, NC आइसोसाइनाइड, AgCN लेंगे तो आइसोसाइनाइड आएगा, है ना, तो ये तो होगा नहीं, साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है ना, लेकिन यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पर Cn, यहाँ NC, फोर्थ राइट आंसर, है ना, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट 66 के बाद 66 के बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। देखें एक ऐसा सवाल दिया हुआ है 69 बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल से दो सवाल आ गए हैं इसमें, देखें, है ना, 69 नंबर का क्वेश्चन है, हमें बताना है लिस्ट 1 लिस्ट 2, है ना, हमें मैच करना है, देखें, और इधर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है सुक्रोज, है ना, सुक्रोज एक क्या है, डाइमर है ना, किसका, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, जिसमें ग्लूकोज क्या होता है अल्फा और फ्रक्टोज क्या होता है बीटा, जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का क्या होता है कार्बन नंबर 2, तो अल्फा 1 और बीटा 2, है ना, अल्फा 1 बीटा 2। माल्टोज आपका डाइसेक्राइड है ना, और इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच होते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो सुक्रोज का हो जाएगा क्या, सो ए का क्या आ जाएगा, थर्ड, ए का आपका 3 आ जाएगा। देखें यहाँ पर एक ही ऑप्शन ही है जिसमें ए का 3 दिया हुआ है, ए का 3 थर्ड हो गया। थोड़ा और मैच कर लेते हैं, माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज क्या है डाइसैक्राइड है, किसका अल्फा डी ग्लूकोज का, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं 1,4, है ना, तो बी का 1 आएगा, बी का 1 सही है ना। लैक्टोज, है ना, लैक्टोज का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना, जिनसे दोनों बीटा होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सी का क्या आ जाएगा 4, सी का 4 सही है। और एमाइलोटेक्टिन, टेक्टिन क्या हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, है ना, सेकंड आपका करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 के बाद क्या है देखें, नेक्स्ट 69 हो गया, 72 हो गया, है ना, 74 हो गया, 75 हो गया, है ना। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, थैंक्स।